रिसोर्स। तो देखिए इस चैप्टर में द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन लायबिलिटी। तो इसमें देखिए दो शब्द आए हैं, एसेट और एक आया है लायबिलिटी। एसेट ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो हमारे लिए कीमती होती है या फिर जो हमें पैसा कमा के देती है। जैसे कि आपकी जो नौकरी है, कोई नौकरी कर रहा है तो वो उसके लिए एसेट है। आपका घर है, आपके घर को आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, उससे आपको पैसा मिल रहा है तो वो आपका एसेट है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कीमती हो, जो पैसा कमा के दे, वो एसेट होता है। और लायबिलिटी की मतलब बोझ हो गया। जैसे कि कोई चीज़ आपको पैसा कमा के नहीं दे रही है, वो सिर्फ एक तरीके से आप पे बोझ बनी हुई है। जैसे कि लोन आपके लिए एक लायबिलिटी है, आपको लोन वापस करना होता है। तो जो हमारे देश की पॉपुलेशन है ना, हमारी जनसंख्या, वो हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि हमारी जनसंख्या की वजह से ही हम लोग इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। ये इस चैप्टर में हम लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। तो पीपल बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। तो जो लोग हैं, लोग बोझ ना बने, बल्कि वो एक हमारे लिए एसेट बन जाए, वो हमारे लिए कीमती बन जाए। इसके लिए ज़रूरत है जो ह्यूमन कैपिटल है। पॉपुलेशन, जनसंख्या एक ह्यूमन कैपिटल, मतलब एक कमाऊ जनसंख्या कैसे बन सकती है? जब आप उनको पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे ताकि वो पैसा कमा सके, और उनको मेडिकल केयर देंगे ताकि वो हेल्दी रह सके। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जो स्किल, वो काम कर सकते हैं। कोई इंसान, एक मजदूर भी एक ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि वो कमाई करके दे रहा है। वो अपन, अगर देखिए ऐसा होता है ना, कोई इंसान कमा रहा है तो वो सिर्फ अपना नहीं होता है, वो अपना कमा रहा है, खुश है। इसी की वजह से पूरे देश के पास भी पैसा जाता है, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी वे में टैक्स पे करता है। जैसे कि जो आप चिप्स का पैकेट खरीद रहे हैं ना, उस पर भी एक टैक्स लग रहा है। तो हर चीज़ पे हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, उससे हमारा देश बढ़ता है आगे। तो ह्यूमन कैपिटल, अगर उसी मजदूर के पास कोई अच्छी स्किल आ जाएगी, हो सकता है कि उसको बहुत ही अच्छे से कोई कारीगरी करनी आ जाए, तो उस और ज़्यादा उससे पैसा कमा सकता है। तो वही ह्यूमन कैपिटल होता है। तो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन या फिर वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो ह्यूमन रिसोर्स या फिर पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल रिसोर्स कब बनेंगे? रिसोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो लोग रिसोर्स तब बनते हैं जब उनके पास स्किल्स होती हैं, ठीक है, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, मतलब उनके पास कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे वो अच्छे से काम कर सकें, पैसा कमा सकें, देश के लिए कुछ कर सकें। तो वो ही लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, तो पॉपुलेशन सिर्फ बोझ ही नहीं होती है, एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट भी होता है। प्रोडक्टिव एस्पेक्ट का मतलब है प्रोडक्टिव कोई चीज़ होती है जो, जिस चीज़ से कुछ उपज आए, जो चीज़ कुछ अच्छा कर सके, कुछ फ़ायदा पहुंचा सके, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी हमारे देश में बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर सकती है। और हम लोग लोगों की एबिलिटी पर, पॉपुलेशन की एबिलिटी पर अगर हम लोग ध्यान दें, तो द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सब कुछ टोटल मिला करके हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश के पास कितना पैसा बढ़ रहा है। तो लाइक अदर रिसोर्सेज, बाकी सारे रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स हो गया, है ना। इसी तरीके के ह्यूमन भी एक रिसोर्स है कि हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो वो कैसे बन सकता है? उसको एजुकेशन दो, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसको स्किल्स दो, तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज often overlooked when we look only at the negative side। हम लोग देखते हैं अरे इतनी जनसंख्या कितनी दिक्कत है, तो सिर्फ दिक्कतों की तरफ ना देखें, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखें। ज़्यादा लोग होंगे तो देश में ज़्यादा काम भी तो हो पाएगा। Considering holding the problems of providing the population with food, education and access to health facilities, हम लोग देखते हैं कि सिर्फ भाई खाना देना पड़ेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट वो एजुकेशन ले करके कुछ आगे काम भी तो करेंगे देश के लिए, तो इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we can call it human capital formation। जब हमारे पास जितने भी ह्यूमंस हैं उनको हम लोग अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करें, तो वो क्या बन जाएगा? ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। और इस बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे कि आप लोगों ने डैम बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, तो ये फिजिकल कैपिटल्स है, बट अगर आप एक इंसान को एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, वो हेल्दी रहेगा, तो वो देश के लिए बहुत काम आ सकता है। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन दे करके, उसको ट्रेनिंग दे करके, मेडिकल केयर दे करके,
यील्ड्स आर रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में पैसा लगाते हैं, वो आपको पैसा कमा के देना शुरू कर देती है। इसी तरीके से इंसान में भी जब पैसा लगाया जाता है तो वो भी तो फाइनली जब वो बड़े होते हैं बच्चे, तो वो भी देश को पैसा कमा के देने लगते हैं। इट कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। कोई अच्छा पढ़ा लिखा जो आदमी होता है वो अच्छा पैसा कमाता है, जो अच्छा हेल्दी पर्सन होता है वो भी अच्छा पैसा कमाता है। अब हमारे देश जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या कहती है? India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। तो ये हमें बताते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम हरित क्रांति कहते हैं, चैप्टर 1 की वीडियो थी उसमें काफ़ी आप बच्चों ने कमेंट किया हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था ना कि ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स और ज़्यादा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से हमारे देश में फसल की उपज बढ़ गई थी। मतलब पहले अगर 1 हेक्टेयर लैंड में सपोज करके 1 कुंटल फसल हो रही थी, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद 5-5 कुंटल होने लगी थी। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा उगने लगी थी हमारे देश में। यही ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने किसी इसका फर्टिलाइजर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी फसल को फ़ायदा पहुंचाने के काम करते हैं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब होता है ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा जिनसे ज़्यादा उपज होती थी। मतलब जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए एक बीज है जिससे एक पेड़ पे 100 अमरूद उगेंगे, ठीक है, ऐसा है एक सीजन में। बट अगर आपने हाई यील्ड वैरायटी का सीड यूज़ किया है तो हो सकता है 500 फल उग जाए। इसी तरीके से चावल का दाना होता है। चावल के दाने अगर एक पेड़ पे सपोज करिए, इसी एग्जांपल दे रही हूँ कि 100 दाने उगते थे, फिर आपने अगर हाई यील्ड वैरायटी का सीड यूज़ किया है तो उस पर 1000 दाने उगने लगे या 500 उगने लगे। तो यही था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इसी तरीके से काम हुआ था। तो हमारा प्लानिंग कमीशन भी यही कहता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जिस तरीके से हमारे देश में फसल बढ़ा दी थी, इसी तरीके से अगर एक इंसान को अच्छी आप वो देंगे, एक अच्छी एजुकेशन देंगे, उसको अच्छी स्किल्स देंगे। अब आप सोच रहे होंगे स्किल्स क्या होता है? तो देखिए स्किल्स ना ऐसा हो सकता है जैसे कि कोई एक पर्सन है, वो सिर्फ 12th क्लास तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको आपने बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दे दी या फिर आपने उसको कोई ऐसी मूर्ति बनाने सिखा दी। यही होता है कि आपने उसको कोई मशीनरी चलाने सिखा दी, यही स्किल चीज़ होती है। तो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है जिसके पास स्किल होती है, ठीक है। तो इसमें आगे हमें बताते हैं, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन through higher income, society also gains in other indirect ways because the advantages of more educated or healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care। तो ऐसा ही नहीं कि अगर आपने एक पर्सन को एजुकेशन दे दी और उसको अच्छी हेल्थ दे दी तो वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, वो और दूसरे लोगों को भी नौकरियां प्रोवाइड करेगा और दूसरी पॉपुलेशन के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी साबित होगा और एक तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। मतलब आपने कुछ लोगों को हेल्दी या फिर एजुकेटेड कर दिया है ना, तो धीरे धीरे आपकी पॉपुलेशन भी, मतलब उन लोगों को कर दिया तो उनसे आपका काम खत्म हो गया, फिर आप दूसरी पॉपुलेशन पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी पॉपुलेशन ही ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगी। तो वो अपनी, और यही लोग जो हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, ये दूसरे लोगों को एजुकेटेड करने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोगों को हेल्दी करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम भी सुधरने लगता है। इनफैक्ट human capital is in one way superior to other resources like land, physical capital. Human resource can make use of land and capital। तो अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, वो बाकी सारे रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ज़मीन है या कोई भी रिसोर्स है उसका यूज़ कौन कर रहा है? वो तो ह्यूमन्स ही कर रहे हैं। और एक जो अच्छा सीखा हुआ, जिसके पास स्किल्स हैं, एजुकेटेड, हेल्दी ह्यूमन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल होती है किसी भी देश की। लैंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑफ इट्स ओन। लैंड हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, वो बिना ह्यूमन के अपने आप के लिए तो यूजफुल नहीं बन जाती है ना। तो for many decades in India, a large population has been considered a liability rather than asset।
तो बहुत समय तक जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी हमारे देश की, उसको समझा गया कि भाई ये तो देश पे बोझ है, बट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये बोझ नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी का देख लिए सीधा साधा सा मतलब होता है कि देश में कितना पैसा है, वही देश की इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी के लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो आप इन्वेस्ट करिए ह्यूमन कैपिटल में, उसको अच्छी एजुकेशन दे करके, हेल्थ दे करके, और फिर देखिए कि वो ह्यूमन कैपिटल बाकी सारे एसेट्स को कितना ज़्यादा यूज़फुल बना देती है। तो जो एक अच्छा साइंटिस्ट होगा वो एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकता है, वो स्पेस में, डिफेंस में, हर चीज़ में एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हेल्प कर सकता है। यही होता है ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए स्टोरी बताई गई है, स्टोरी ऑफ सकल। दो फ्रेंड हैं, एक है विकास और एक है सकल। वो सेम विलेज में रहते हैं, विलेज का नाम है सीमापुर। सकल वॉज अ 12 year old बॉय। सकल 12 साल का एक बच्चा है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, मतलब घर का काम करती हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन अ एग्रीकल्चर फील्ड, और जो सकल के फादर हैं वो खेत में काम करते हैं। सकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, अपनी मदर के घर के उसमें काम करता है, और वो अपने जो छोटे भाई बहन हैं जीतू और उसकी सिस्टर, उनका भी देखभाल करता है। उसके जो अंकल श्याम हैं had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job। तो जो उसके जो अंकल हैं उन्होंने मेट्रिकुलेट का एग्ज़ाम पास कर लिया, बट उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो घर में ही बैठे हुए हैं। बूता और सकल जो है वो ईगर टू टीच सकल। तो बूता और शीला जो है ना, सकल के जो माँ बाप हैं, वो अच्छे से उसको पढ़ाना चाहते हैं। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन विलेज स्कूल फॉर विच ही सून जॉइन, मतलब कि वो स्कूल में जाए, और उसने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई लिखाई की अच्छे से। फिर उसके फादर ने कहा कि वो आगे फर्दर स्टडी करे जाके, और सकल के लिए उसके फादर ने लोन भी ले लिया ताकि वो एक वोकेशनल कोर्स कर सके कंप्यूटर में, मतलब एक कंप्यूटर का कोर्स कर सके। सकल काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, उसको स्टडीज़ में पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई में उसकी रुचि भी थी, और फिर काफ़ी विगर और एंथुसियाज्म के साथ अच्छे से उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, और उसको प्राइवेट फिल्म में जॉब मिल गई। ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक उसने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ हिज फिल्म, और हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन। तो उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी सकल ने, और उसको मतलब जॉब मिल गई और उसका प्रमोशन भी हो गया क्योंकि उसने अच्छे से काम किया। तो ये सकल की स्टोरी है। ठीक है, अब विलास की स्टोरी हम देखते हैं। सकल और विलास दोनों फ्रेंड थे। ठीक है, तो विलास जो है वो 11 साल का था, 11 साल का बच्चा था, जो कि उसी गांव में रहता था जिसमें सकल रहता है। विलास के फादर महेश एक मछुआरे थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old। उसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 2 साल का था। उसकी मदर जो है गीता, वो मछली बेच करके घर का खर्चा चलाती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। तो लैंड ओनर, जिसकी ज़मीन होती है उसको लैंड ओनर कहते हैं, उसकी ज़मीन से वो मछली लेके आई और मंडी में वो बेच देती थी, और 150 रुपये एक दिन के कमा लेती थी वो फिश को बेच करके। विलास जो है बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। तो विकास जो है विलास वो अर्थराइटिस का पेशेंट हो गया, मतलब बीमार रहने लगा, और उसकी मदर जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, वो स्कूल भी नहीं जा पाया, और उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। वो अपनी मदर की हेल्प करता था खाना बनाने में और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करने में। आफ्टर कुछ टाइम बाद उसकी मदर की भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी वो, एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। विलास टू वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली मियाज इनकम। मतलब वो यही बताया है कि इसमें ये बताया गया स्टोरी में कि विलास ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी और वो मछली बेचने का ही काम करता रहा। उसकी हेल्थ भी ख़राब है, तो वो काफ़ी कम पैसा कमा रहा है। और यहीं पर सकल ने पढ़ाई लिखाई करी, तो वो अच्छी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा है, जिसकी वजह से उसको अच्छी सैलरी अब वो कमा पा रहा है। तो ये वाले जो दोनों केसेस हमने देखे ना, सकल का और विलास का। सकल जो है स्कूल गया, विलास नहीं गया। सकल जो है फिजिकली स्ट्रांग है और हेल्दी है, बट विलास जो है उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और वो काफ़ी अर्थराइटिस का पेशेंट है, बीमार रहता है। और ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। विलास के पास जो है वो मीन्स के डॉक्टर के पास वो बहुत ज़्यादा जा भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे की भी कमी है। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सकल ने जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री ली है। सकल फाउंड अ जॉब इन प्राइवेट फर्म। सकल को जॉब भी मिल गई। विलास तो वही काम करता रहा जो उसकी मदर और फादर करते थे, और बहुत कम पैसा उससे वो कमा रहा था।
तो अगर हम सकल का केस देखें यहाँ पे, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू अ क्वालिटी ऑफ लेबर। तो सकल ने जो कुछ सालों की अपनी पढ़ाई करी थी, कंप्यूटर का कोर्स करा, इसकी वजह से उसके पास जो एक तरह से क्वालिटी आ गई थी, जिसकी वजह से वो अच्छा काम कर पा रहा था। दिस एनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। तो मतलब एक वो फिल्म में काम कर रहा है, उसके लिए प्रोग्राम बना रहा है जिससे फिल्म की सेल बढ़ गई है, तो बहुत अच्छा वो काम कर रहा था। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर एक इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ने लगती है। दिस इन टर्न्स पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, तो वो कई तरीके से अपनी लाइफ को बेटर फिर कर सकता है। विलास के केस में देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो विलास के केस में सकल को तो अपनी मतलब पढ़ाई लिखाई वो कर पाया था और उसकी हेल्थ भी ठीक थी, बट विलास जो है बेचारा वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रही, और उसकी जो स्पेंडिंग थी जो सारी की सारी वो ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग, मतलब जैसे उसके मदर और फादर फिश बेचा करते थे, इसी तरीके से सकल भी वही काम करने लगा। henceforth ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। मतलब वो उतनी ही सैलरी ले पा रहा था, उतना ही कमा पा रहा था जितना उसकी मदर कमा पाती थी, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। तो देखिए क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग इन्वेस्ट करें मेनली थ्रू एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, हेल्दी हो और पढ़ा लिखा हो, कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में कोई एक हेल्दी इंसान है, पढ़ा लिखा है, तो फ्यूचर में जाकर के काफ़ी ज़्यादा कमा सकता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जैसे ज़मीन पर या किसी और चीज़ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसी तरीके से ह्यूमन पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि हमने सकल के केस में देखा। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो भाई देखिए पूरे चैप्टर में इतनी देर से हम दो चीज़ों के बारे में पढ़े जा रहे हैं, एक हेल्थ के बारे में, एक एजुकेशन के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स जो हेल्दी है, जो एजुकेटेड है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, देश को आगे बढ़ाने में वो काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में भी। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उन्होंने खुद को देखा कि खुद वो एजुकेटेड रहे तो कितना ज़्यादा उन्हें हेल्प मिली इस चीज़ की। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो प्रॉपर अच्छे से वो न्यूट्रिशन उनको मिलता रहे, साफ सफाई के बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। तो उनके बच्चे को भी अच्छी हेल्थ मिले, स्कूल मिले, अच्छा, इस चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा। अब वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। तो मतलब एक अच्छी सी साइकिल क्रिएट हो गई कि बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दिया गया, हेल्थ पे ध्यान दिया गया, अच्छे से पढ़ाई करी, हेल्दी रहा और आगे जाके उसको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छे से उसने काम कर लिया। कंट्रीज जैसे कि जापान, वो ह्यूमन रिसोर्स पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। जापान के पास कोई अच्छा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दीज कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर नेचुरल गैसेज हो गई, या फिर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। इंडिया के पास बहुत सारे हैं बट जापान के पास नहीं है, तो फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और रिच है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो लोग अपने देश के लोगों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी हेल्थ में और उनकी एजुकेशन में। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड टू देयर कंट्री। तो वो दूसरे कंट्रीज से मंगा लेते हैं जो उनको ज़रूरत होती है। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड? तो वो इतना रिच और डेवलप कैसे बने? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो उन्होंने लोगों पर एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, लैंड, और क्योंकि अब कोई इंसान पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा लिखा, तो वो लैंड और कैपिटल में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच डेवलप्ड। लोगों ने जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी है ना, इसकी वजह से ही ये देश जो है काफ़ी ज़्यादा रिच हो पाए हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन क्या क्या काम करते हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने विकास और सकल के बारे में देखा कि वो दो अलग अलग काम कर रहे हैं। विलास जो है वो तो मछली बेच रहा है और सकल जो है उसको एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ये जो होती हैं इनको हम लोग मेन 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी 10th क्लास में भी काम आएगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो 3 सेक्टर्स जो होते हैं ना इकोनॉमी के, हमारे देश की इकोनॉमी इन 3 सेक्टर्स पे डिपेंड करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी।
प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी में क्या क्या आता है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में आता है हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो जो चीज़ें हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं ना, उन पर अगर कोई काम कर रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्राइमरी की चीज़ों का यूज़ करके आपको आगे काम बढ़ाना, तो उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आप लोगों ने गेहूँ लिया, ठीक है, गेहूँ से कितना कुछ बन जाता है, गेहूँ से बिस्किट बन जाते हैं, गेहूँ से दलिया बन जाता है, गेहूँ से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो गेहूँ का यूज़ करके आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उससे बिस्किट बना लिए, उससे दलिया बना लिया, है ना, या फिर बहुत सारी दालों से आपने नमकीन बना लिए। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल करके अपना काम करता है। अब एक आता है टर्शरी सेक्टर। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, ये जो है टर्शरी सेक्टर में आती हैं। टर्शरी सेक्टर में सर्विस वाला काम आता है, जैसे कि टूरिज्म, कोई लोग घूमने जा रहे हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इन सबसे कोई मतलब नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग ही सेक्टर है। वो जैसे कि सामान का इधर से उधर ले जाना, एजुकेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये टर्शरी में आते हैं। आपको दो एग्जाम्पल सबके याद करने हैं। तो एक्टिविटीज इन दीज सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जो तीन सेक्टर्स है ना, इनमें जो काम होते हैं, इसकी वजह से इनसे जो पैसा कमाया जाता है वही देश की इकोनॉमी या फिर देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश में कितना सामान बेचा जा रहा है, क्या क्या सर्विसेज वहाँ पर हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा मिला करके देश का पैसा होता है और इसको हम जीडीपी कहते हैं। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इनसे ही नेशनल इनकम हमारी बनती है। दीज एक्टिविटीज आर ऑल कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन सबको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं क्योंकि इनसे पैसा कमा सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है मार्केट एक्टिविटीज और एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं? इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू वन अनदर हु परफॉर्म्स एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। तो मार्केट एक्टिविटीज जैसे कि जिसमें लेन देन का काम चल रहा होता है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सामान का बनाना, सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब आपने अपने खाने के लिए ही या अपने यूज़ के लिए ही कोई चीज़ बनाई तो वो आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई। मार्केट एक्टिविटी वो होती है जो आप दूसरे को मेनली जो बेचने के लिए यूज़ किया जाता है वो नॉन मार्केट हो गया, और जो आप सिर्फ अपने लिए काम करते हैं वो आपकी नॉन मार्केट या फिर सेल्फ कंजम्पशन की एक्टिविटी हो जाती है। दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अपने लिए ही जो आप काम करते हैं वो नॉन मार्केट होता है। अब ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। अब हिस्टोरिकल रीजन, बहुत टाइम से ही ये सब चलता आ रहा है कि मेन जो है वो बाहर जा कर के कमाएंगे, वुमेन घर का काम करेंगी। जैसे कि सकल की मदर जो है, सकल्स मदर शीला कुक्स फूड, ठीक है, वो घर का काम सारा का सारा करती थी, तो बाकी उनके जो फादर हैं वो बाहर जाके पैसे कमाते थे। तो यही इसमें बताया गया है। शीला जो है, जो विमेन होती हैं उनको उसके काम के लिए मतलब पे नहीं किया जाता और कोई मतलब मनी अर्न नहीं करते हैं, बट जो फादर होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, मनी अर्न करते हैं, है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि विमेन जो होते हैं उनका काम पेड नहीं होता, उनको किसी जो वो काम कर रही है उनके लिए पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो तो अपने घर का काम कर रही हैं, घर के काम के थोड़ी ना पैसे मिलते हैं। तो जो विमेन का काम होता है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता और उसको नेशनल इनकम में ऐड भी नहीं किया जाता कि भाई घर बना रही हैं, घर में अपना खाना बना रही हैं, घर के कपड़े धो रही हैं, तो वो क्या है, वो तो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, तो उससे कोई पैसे तो कमाए नहीं जा रहे, इसलिए उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। तो अगर किसी की मदर जो है वो, जैसे कि विलास की मदर जो है वो बाहर जाके मछली बेचती थी, वो कुछ पैसा कमाती थी, तो वो चीज़ नेशनल इनकम में ऐड हो जाती है। तो ऐसी बहुत कम वुमेन है जो बाहर जाकर के काम करती हैं। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। और कंपैरेटिवली ना वुमेन को कम पैसे मिलते हैं मेन के कंपैरिजन में, ज़्यादातर जगह ऐसा ही होता है। अब एजुकेशन जो है ना वो हेल्प करती है हम लोगों को बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि जो बिना पढ़ा लिखा इंसान है वो हमेशा पढ़े लिखे इंसान से कम ही, मतलब हमेशा तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, बट मैक्सिमम केसेस में वो कम ही कमाता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती हैं कि वो कोई काम कर सके। एजुकेशन और स्किल जो होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये डिटरमाइन करने में कि इंसान को कितना ज़्यादा पैसा वो कमा पाएगा। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो हैं उनके पास एजुकेशन कम होती है और उनकी स्किल भी ज़्यादा
नहीं होती हैं। वुमेन इसलिए उनको मेन से काफ़ी कम पैसे दिए जाते हैं। ज़्यादातर वुमेन जो हैं ऐसी जगह काम करती है जहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब कहीं भी उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मियाज, मतलब उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होती। मियाज मतलब होता है बहुत कम। एम्प्लॉयमेंट जो है जिस सेक्टर में जनरली वुमेन काम करती हैं वो इरेगुलर होता है और इनकम कम मिलती है, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प, नौकरानी की तरह घर में जाकर के काम करती हैं, पैसे भी कम मिलते हैं और मतलब कुछ कभी निकाल दिया तो कुछ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है। और इसमें बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होती है कि मैटरनिटी लीव, कोई प्रेग्नेंट है तो उसको लीव मिल जाए, या फिर बच्चे की केयर करने के लिए सोसाइटल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता है। मगर विमेन विद हाई एजुकेशन, जिन विमेन के पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छी स्किल होती है, उनको मैन की बराबर ही पे किया जाता है और अच्छी उनको सैलरी मिल जाती है। तो अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। तो ज़्यादातर आप विमेन देखेंगे तो या तो टीचिंग में होती हैं या नर्सेज होती हैं। तो सम विमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एंड अदर जॉब्स ऑल्सो दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। तो इसमें यही पूछा गया बताया गया है कि